हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एरर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देखेंगे, और ये एरर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा अगर हमें कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी होती है, यानी कोई क्वांटिटी दे रखी है, जब हम उसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उससे हमें एक वैल्यू मिलती है। तो जब वैल्यू मिल गई तो किसके द्वारा मिली वैल्यू? इंस्ट्रूमेंट द्वारा मिली। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा या मेजरिंग डिवाइस कहेंगे। जैसे अगर हमें मान के चलिए ये मार्कर है और इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, मार्कर की लेंथ को, केवल लेंथ को मेजर करना है, तो हम इसकी मार्कर की जो लेंथ है वो किससे मेजर करेंगे? स्केल द्वारा। लेंथ हम किससे मेजर कर सकते हैं? स्केल से कर सकते हैं। और इसकी अगर रेडियस, हमें ये जो रेडियस दे रखी है या डायमीटर है, इसको अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? वर्नियर कैलिपर्स, स्केल, ये हमारे सब मेजरिंग डिवाइस है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना? तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? ए डिवाइस या मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट। जब हम किसी भी डिवाइस द्वारा किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो जो हमें वहां से वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो वो किसकी सहायता से मिल रही है? हमें इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस की सहायता से मिलती है। जैसे एग्जांपल फॉर, इस मार्कर की लेंथ स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें सपोज कीजिए जैसे करंट मेजर करना है कि कितना करंट इस वायर में आ रहा है, या कोई वायर लिया, तो वो हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर की सहायता से कर सकते हैं। जो करंट हमारी मिली एम्पियर में आ रही है, किस में आ रही है? माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में आ रही है, तो उसको हम करंट को मेजर करते हैं किसकी सहायता से? अमीटर की सहायता से। अमीटर की सहायता से करंट मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो वोल्ट मीटर की सहायता से कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम कोई ना कोई वैल्यू को वहां पे डिटरमाइन करते हैं, जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरह से हम क्या है, जितनी भी मेजर्ड है ये हमारी क्या कैसी वैल्यू होंगी? मेजर्ड वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस या मैकेनिज्म, a device or mechanism used to determine the present value for quantity अंडर मेजरमेंट। अगर किसी भी क्वांटिटी को जब हम किसी डिवाइस द्वारा मेजर कर रहे हैं तो उससे हमें अगर कोई भी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन होती है तो वो हमारा क्या होता है? मैकेनिक क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट होती है। इसको हम मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं। जैसे लेंथ को जब हमने मेजर किया तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल है, इंची टेप है, वर्नियर कैलिपर्स है, इन सब का यूज करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जो किसी ना किसी वैल्यू को वहां पे मेजर करते थे, या कोई क्वांटिटी दी है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे। अब इन इंस्ट्रूमेंट में एक और बात थी कि इनकी भी एक लिमिट होती है। अगर वैल्यू दे रखी है कि स्केल है, मान के चलिए आपके पास 20 सेंटीमीटर तक का स्केल है, तो वो 20 सेंटीमीटर तक की वैल्यू मेजर करेगा, उससे आगे की वैल्यू मेजर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अगर हम मिल्क लेने जाते हैं तो मिल्क लेने जब जाते हैं तो अगर हमारे पास कोई टिफिन है, मान के चलिए इस समय हमारे पास टिफिन है, ठीक, टिफिन में हम केवल 2 केजी ही मिल्क ला सकते हैं, उसकी जो लिमिट है 2 केजी है, तो उसमें क्या हम
3 kg ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो जितने भी मेजरिंग डिवाइस होते हैं उनकी भी एक्यूरेसी की एक लिमिट होती है। जितने भी हमारे मेजरिंग डिवाइस होते हैं उनकी भी एक्यूरेसी की एक लिमिट होती है। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जितना भी मेजरमेंट करते हैं तो वो एक लिमिट तक लिया जाता है। मेजरमेंट कब तक लिया जाएगा? एक लिमिट तक लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है? जो हम सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करते हैं, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे रखा है उसके द्वारा सबसे जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा अगर हम एक्यूरेटली वैल्यू निकाल रहे हैं और उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आता है उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be using any measuring instrument। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जब भी हम कोई स्मॉलेस्ट मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या है? लीस्ट काउंट है। जैसे हमने किसी भी रॉड की लेंथ ली, मान के चलो लेंथ ऑफ द रॉड, जो भी लेंथ ऑफ रॉड कितनी है मेरे पास? 2.586 सेंटीमीटर है। मान के चलिए ये मेरे पास एक रॉड की लेंथ है या कील है, उसकी लेंथ इतनी है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा हमारा? क्योंकि लीस्ट काउंट जब भी निकालते हैं तो इस जो मेन रीडिंग आई है इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 0.001, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो इस तरह से हमने इंस्ट्रूमेंट और लीस्ट काउंट के बारे में देखा कि लीस्ट काउंट क्या होता है और लिमिट कैसे होती है एक्यूरेसी की। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी भी मेजरिंग करने की एक लिमिट होती है, एक्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए एक लिमिट दी जाती है। अब हम बात करेंगे इससे आगे एक्यूरेसी की। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब होता है जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्लोजनेस आती है किसकी? ट्रू वैल्यू। मान के चलिए मैं हूं, मेरा जो वेट है वो 76 kg है। सपोज कीजिए मेरा वेट कितना है? एक्चुअल वेट 76 kg है। और जब मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा अपने आप को मेजर किया तो मेरा वेट निकल के आया 75.8। सपोज कीजिए मेरा वेट कितना निकल के आया उस इंस्ट्रूमेंट में? 75.8। तो ये क्या थी? मेरी जो वेट एक्चुअल वेट था और मेजर्ड जो वेट था उन दोनों में क्या था? बिल्कुल क्लोजनेस थी। तो जो क्लोजनेस होती है ट्रू वैल्यू की वही क्या होती है? हमारी एक्यूरेसी होती है। इसको ही हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस आती है तो वही हमारी क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है। तो ये जो है एक्यूरेसी हमें किसके बारे में बताती है? हमेशा क्लोजनेस ऑफ अ ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी हमेशा किसके बारे में बताइए? जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मेजर करते समय जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो क्लोज होती है किसके? ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है, तो उसे ही हम एक्यूरेसी कहते हैं। और ये भी एक्यूरेसी क्या होती है? जब भी हम किसी मेजर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर वो डिफरेंट फॉर्म में ट्रू वैल्यू आ रही है, कई वैल्यू निकाल के देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट फॉर्म में वैल्यू आ रही है, तो वो किस इफेक्ट के कारण हो सकता है? मे बी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनके कारण क्या है? वो वैल्यू चेंज हो सकती है। वो वैल्यू क्या है? हमारी चेंज हो सकती है। तो क्लोजनेस ऑफ अ ट्रू वैल्यू, अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जब हमारी ट्रू वैल्यू के पास कोई वैल्यू आती है तो वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू कही जाती है। और एक और चीज याद रखनी है कि जब हम किसी भी मेजर क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे होते हैं,
किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसकी डिफरेंट ट्रू वैल्यू आती है, तो ये किस इफेक्ट के कारण आती है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एयर, वेलोसिटी, विंड, इनके कारण क्या हो सकती है? उनकी जो ट्रू वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, लिख सकते हैं द मेजर्ड क्वांटिटी gives the different value, different from the true value due to effects of temperature, humidity, wind, ठीक है, विंड, एयर विंड एक ही बात है, ठीक है, वेलोसिटी या इनके कारण आती है, प्रेशर वगैरह, है ना। तो ट्रू वैल्यू डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट फॉर्म में आ रही है। अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उस केस में किसके कारण आती है? टेम्परेचर हो सकता है, विंड हो सकती है, ह्यूमिडिटी के कारण हमें डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? प्रीसाइज। और प्रीसाइज का मतलब होता है कोई चीज हमें क्लियरली और शार्पली जो डिफाइंड होती है, उसको ही हम प्रीसाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीसाइज कहते हैं। जब भी हमें कोई भी वैल्यू है या कोई वैल्यू दे रखी है, वो क्लियरली और शार्पली डिफाइंड होती है, तो वो हमारा कैसा होता है? प्रीसीशन होता है। ठीक है। तो प्रीसीशन क्या बताता है? इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो उसके रिजोल्यूशन या लिमिट के बारे में जब भी कोई वैल्यू निकल के आएगी तो वो कौन बताएगा? हमें प्रिसीशन बताएगा। और प्रिसीशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे किसके? लीस्ट काउंट के। प्रिसीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अगर बात करें प्रिसीशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? हमारे लीस्ट काउंट के होता है। जितना स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा, जितना ज्यादा स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा, उतना ही ग्रेटर प्रिसीशन आएगा, यानी मोर प्रिसीशन निकल के आएगा, बेटर प्रिसीशन होगा। ठीक है, ग्रेटर या बेटर प्रिसीशन आएगा। ठीक है, जितनी कम लीस्ट काउंट होनी चाहिए, यानी जितना स्मॉलर लीस्ट काउंट होता है उतना ही हमारा प्रिसीशन कैसा होता है? बेटर होता है। कैसा होगा? बेटर। इसको ये भी लिख सकते हैं 1 रिजोल्यूशन को भी रेफर्स करता है, रिजोल्यूशन ऑफ लिमिट। ठीक है, रिजोल्यूशन और लिमिट्स। ठीक है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो हमेशा रिजोल्यूशन और लिमिट को कौन रेफर्स करता है? प्रिसीशन रेफर्स करता है। और स्मॉलर जो लीस्ट काउंट होती है, अगर हमारी स्मॉलर लीस्ट काउंट है तो हमारा जो प्रिसीशन होगा वो बेटर होगा। कैसा होगा? बेटर होगा। तो प्रिसीशन का यूज हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट को डिटरमाइन करने के लिए भी करते हैं। अगर हमें कोई किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए भी हम प्रिसीशन का यूज करते हैं। अब समझेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन एक एग्जांपल द्वारा कि कैसे इफेक्टिव होती हैं, कैसे हम एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं, क्यों हम प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे, अब वो देखते हैं। एक एग्जांपल द्वारा ये करने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कैसे वैल्यू हम एक्यूरेट बताते हैं और किस तरह से प्रिसाइज बताते हैं। मान के चलिए अगर मेरे पास कोई रॉड है 1 kg की, जिसका मास कितना है? 1 kg है। सपोज कीजिए एक रॉड थी 1 kg की। ठीक है, इसका मास कितना था? 1 kg था। अब मैंने क्या किया? मैंने पहले 4 एक्सपेरिमेंट किए, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा इसको मेजर किया मास को। पहला निकला 1.003, 1.017, 0.989, ठीक है ना।
उसके बाद वैल्यू निकली 1.0000, ये केजी में है सभी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी वैल्यू दी है वो हमारी कैसी है, एक्यूरेट है। ये सारी वैल्यू क्या है, हमारी एक्यूरेट है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि 1 के ये आसपास वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी वैल्यू कैसी होंगी, एक्यूरेट मानी जाएंगी। ठीक है, और ये प्रिसीजन भी है, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा चेंजेज नहीं है, बिल्कुल एक रेजोल्यूशन में आ रही है, एक लिमिट दे रखी है कि इससे ऊपर नहीं जा रही है वैल्यू। ठीक है, एक लिमिट दे रखी है, तो ये जो मेजरमेंट होगा ये बोला जाएगा हमारा गुड मेजरमेंट है, यानी ये जो हमने वैल्यूज निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है और हमारे इंस्ट्रूमेंट ने बिल्कुल सही वैल्यू दी है। दूसरे में हमने क्या किया, फिर से वैल्यू लेंगे चार कोई भी, जैसे 1.173 केजी। ठीक, ये वैल्यू ले ली मैंने 1.173 केजी। अगले में ले लिया 1.284 केजी। ठीक, उसके बाद वैल्यू ले ली 0.881 केजी। फिर मैंने वैल्यू ले ली सपोज कीजिए 0.919 केजी। इस तरह से वैल्यू चार ली। अब इसमें देखिए 1.173 है, 1.284 है, 0.881 है, 0.919 है। अब यहाँ पे एक्यूरेट तो है वैल्यू, हमारी वैल्यू कैसी है, क्योंकि 1 के ही आसपास आ रही है, तो हमने क्या कहा, ये एक्यूरेट तो है, लेकिन प्रिसाइज है या नहीं है, तो ये यहाँ पे इम्प्रीसाइज है। कैसी है ये, यहाँ पे इम्प्रीसाइज है। कैसी है ये, इम्प्रीसाइज है, क्योंकि बिल्कुल लिमिट में नहीं है, एग्जैक्ट लिमिट नहीं निकल के आ रही, यहाँ 0.8, 0.9, 1.2, 1.73। अब तीसरी वैल्यू ली मैंने, सपोज कीजिए 2.814 केजी, 2.837 केजी, ठीक है, 2.822 केजी, और एक वैल्यू ले ली मैंने 2.819 केजी। ये मैंने वैल्यू ली। अब इसमें देखिए क्या ये एक्यूरेट है, नहीं। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 1 केजी की हमने जो रॉड थी वो 1 केजी की थी, लेकिन यहां तो 2 केजी, 2.8, 2.8, 2.8, 2.8, चारों में कितनी वैल्यू आ रही है, एवरेज जो निकल रहा है 2.8 का, 1 का आना चाहिए, तो वो एवरेज आ नहीं रहा है 1 के पास का, तो ये क्या हो गया, इनएक्यूरेट। ये कैसा हुआ मेरा, इनएक्यूरेट हुआ। अब प्रीसाइज है क्या, नहीं है, प्रिसीजन है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू निकल के आ रही है वो बिल्कुल एवरेज निकल के आएंगी, बिल्कुल सही आएंगी, तो ये क्या है, मेरा प्रीसाइज है। कैसा है, प्रीसाइज, यानी शार्पली डिफाइन कर रहा है 2.8 को, चेंज नहीं किया है इसने, प्रीसाइज है। इसका मतलब है जो हमने कैलिब्रेशन किया है वो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन हुआ है। इंस्ट्रूमेंट पे जब हमने वर्क किया तो हमारा जो वर्किंग मेजरमेंट करने का वो था, तो वो कैसा कैलिब्रेशन था, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन था। इसकी वजह से हमारा प्रीसाइज तो सही आ गया, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, इनएक्यूरेट आ रही है। अब फोर्थ में मैंने फिर से वैल्यू ले ली, जैसे 0.312, अब मैंने ले लिया 6.234 केजी, है ना। इसके बाद मैंने ले लिया 2.143 केजी, फिर मैंने और कम ले ली वैल्यू 0.075 केजी। तो इस केस में ना तो ये प्रीसाइज है, ना ही ये कैसा है, एक्यूरेट भी नहीं है। तो दोनों केस में क्या हो गया, इनएक्यूरेट रहेगी ये वैल्यू और इम्प्रीसाइज। कैसी रहेगी, इम्प्रीसाइज, क्योंकि देखो ना तो ये इम्प्रीसाइज रहेगी, क्यों रहेगी, वैल्यू क्या आ रही, 0.56 फिर 2 फिर 0, तो रिजोल्यूशन और लिमिट यहाँ पे मिल नहीं रही है, हमें क्लियर रेफरेंस नहीं हो रही है जब हम इस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, इनएक्यूरेट होगा, इम्प्रीसाइज होगा, यानी पूरा ही गलत है। यहाँ हमने कैलिब्रेशन में गलत किया था, लेकिन ये प्रीसाइज थी, कंटिन्यू एक ही वैल्यू निकल के आई, तो ये कैसी है, हमारी प्रीसाइज है, और ये एक्यूरेट भी है, प्रिसीजन भी है, और गुड मेजरमेंट है। ये एक्यूरेट है लेकिन इम्प्रीसाइज है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये चेंज हो गई, जिसकी वजह से इसका एवरेज है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक रॉड थी, रॉड का जो मास था वो 1 केजी का था, एक्यूरेट कौन सा है, इनएक्यूरेट कैसे देखते हैं, तो ये हमने निकाला, और एक्यूरेट
एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रू वैल्यू। क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रू वैल्यू, वो क्या होता है हमारा? एक्यूरेसी होता ही है। ठीक, प्रिसीजन क्या था? इट इज रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, रिजोल्यूशन और लिमिट को जब हम मेजर क्वांटिटी में निकालते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिसीजन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, एरर इन मेजरमेंट। अब किसकी बात करेंगे हम? एरर इन मेजरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एरर होता क्या है, कैसे एरर आते हैं। सपोज कीजिए, और एरर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरर्स की बात करते हैं। अगर हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोई वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू हमारी होती है मेजर्ड वैल्यू। अगर हम किसी मेजरमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी कैसी वैल्यू होती है? मेजर्ड वैल्यू होती है। ठीक, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं जो ट्रू वैल्यू दे रखी है और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है? एरर होता है। क्या होता है? एरर। यूपी बोर्ड में कहते हैं किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। जब भी हम एरर इन मेजरमेंट्स की बात करेंगे, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट में एरर कैसे आते हैं? ठीक, तो अनसर्टेनिटी, जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई ना कोई चेंजेस जब आ जाते हैं तो वही क्या है? हमारा एरर्स है। वही क्या कहलाता है? हमारा एरर्स कहलाएगा। ठीक है, तो एरर इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एरर क्या है हमारा? अगर हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस द्वारा जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर या मैग्नीट्यूड के अंदर, तो वही हमारी क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। क्या कहलाएगी? एरर्स कहलाएगी। तो एरर इज द अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? एरर इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी in measurement of a of the magnitude of a physical quantity, of the magnitude of a physical quantity, magnitude of a physical quantity। ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो वही हमारा क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। और यूपी बोर्ड में क्या कहते थे इसे? किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अब बात करते हैं, जब एरर्स को हमने किसी भी मेजरिंग डिवाइस में मेजर किया, वैसे तो किसी की ट्रू वैल्यू होती नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है या नहीं, कह दिया जाता है ये इसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अब एरर जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो एरर हमारा इक्वल होता है, एरर इज इक्वल टू द, क्या बोलते हैं? एरर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इस फॉर्मूले का यूज काफी किया जाएगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का काफी यूज किया जाएगा। तो एरर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यानी जब हम किसी भी एरर की बात करते हैं, एरर इन द मेजरमेंट, जब भी मेजरमेंट में कोई एरर निकल के आता है तो इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी दे रखी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एरर्स के इक्वल होता है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? हमारा इक्वल टू एरर्स के होगा। तो इस तरह से हम एरर्स को मेजर करते हैं, किसमें? किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। अब बात करते हैं एरर्स कितने टाइप के होते हैं, एरर्स कितने टाइप के हम यूज करते हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग जो एरर्स बताए गए हैं वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं। एरर्स जो बताए गए हैं वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं।
फर्स्ट इज ग्रॉस एरर, सेकंड इज सिस्टमेटिक एरर और थर्ड इज रैंडम एरर। इंजीनियरिंग में जो एरर्स बताए गए हैं वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस एरर, सेकंड इज सिस्टमेटिक एरर, थर्ड इज रैंडम एरर्स। अब हम बात करेंगे ग्रॉस एरर्स की। बात करते हैं हम किसकी, ग्रॉस एरर। अब हम ग्रॉस एरर की बात करते हैं तो ग्रॉस एरर हमारा क्या होता है। सबसे पहले ग्रॉस एरर के बारे में हम बात करते हैं तो ह्यूमन द्वारा जो मिस्टेक की जाती है मेजरमेंट के दौरान, तो वो हमारी कैसी एरर होती है, ग्रॉस एरर होती है। ह्यूमन द्वारा जो मिस्टेक की जाती है, ये एरर कब अराइज होता है, ह्यूमन के द्वारा जब भी कोई मिस्टेक की जाती है तब ये जो एरर है ये अराइज होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। दूसरी चीज, जब भी हम बात करते हैं या तो वो रीडिंग में मिस्टेक करेगा, ह्यूमंस जो मिस्टेक करता है, एक तो रीडिंग में कि अगर उसने कोई भी रॉन्ग डेटा ले लिया, ठीक है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गलती करे, मींस जब वो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा हो तो वहां पे अगर कोई गलती करता है तो वो कैसा एरर आएगा, उसकी वजह से जो एरर आते हैं वो ग्रॉस एरर में ही माने जाते हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन होती है वो भी हमारी ग्रॉस एरर में ही मानी जाती है। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन करना ये भी हमारा किस में आता है, ग्रॉस एरर्स में आता है। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन भी हमारा किस में आएगा, ग्रॉस एरर में। सबसे पहला टर्म क्या था, जैसे हमने रीडिंग की बात की तो ह्यूमन द्वारा जो मिस्टेक की जाती है जनरली क्या होता है, जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होती है, नॉन वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू है, उसको हम वेरी कर जाते हैं। क्या करते हैं, नॉन वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। तो वो हमारा ग्रॉस एरर की वजह से आता है। या दीज एरर्स अराइज ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर्स आते हैं उनको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। चाहे वो अपनी डेटा जो ले रहा है उसकी रीडिंग रॉन्ग रीडिंग ले ली, उसने इंस्ट्रूमेंट का यूज सही तरीके से नहीं किया, या जो भी डेटा था उसका जो इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो रिकॉर्ड करना था डेटा के रूप में, तो रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन भी उसने गलत कर दी। तो उसकी वजह से जितने भी एरर आते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ग्रॉस एरर होते हैं, ग्रॉस एरर होते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे। सिस्टमैटिक एरर, ये जो एरर अराइज होते हैं ड्यू टू अ वन डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरह के जितने भी एरर्स आते हैं वो या तो एक डायरेक्शन में होंगे, या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चाहे वो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से आ जाए, एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से आ जाए। एक्सटर्नल कंडीशन मींस टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके कारण भी जितने भी एरर्स आते हैं वो सिस्टमैटिक एरर होते हैं। इसके अलावा आपके जो पर्सनल एरर्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। कैसे एरर होते हैं, सिस्टमैटिक एरर होते हैं। तो द एरर इज ड्यू टू टेंड अकर इन वन डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। एक ही डायरेक्शन में जब अकर होते हैं इस टाइप के एरर तो वो कैसे होते हैं, सिस्टमैटिक एरर होते हैं। और ये एरर हमारे किसके कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज के कारण भी हो सकते हैं। किसके कारण, एक्सटर्नल कॉजेज, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी एरर हैं वो भी हमारी सिस्टमैटिक एरर में आते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल एरर्स होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स में ही माने जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट एरर की, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर की कि हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं, किसकी वजह से आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही आएंगे। क्लियर पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो डिफेक्ट आ जाता है, इनबिल्ट डिफेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर
इनबिल्ट पहले से ही डिफेक्ट में है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई एरर डिटेक्ट वहां पे होगा। जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होंगे तो डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर्स आएगा। तो पहला किसकी वजह से आएगा, इनबिल्ट डिफेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी अगर हमारा डिफेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसकी वजह से भी यहाँ एरर आ सकता है। तो वो किस टाइप का एरर होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। दूसरा क्या होता है, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कई बार मेजर कर रहे होते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी है और उसके अलग अलग मेथड से यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी एरर आ जाता है, ठीक है ना। कुछ फ्रिक्शन की वजह से भी एरर्स आ जाते हैं, कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर की वजह से भी जो एरर आते हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही मानी गई। मैकेनिकल स्ट्रक्चर की वजह से जितने भी एरर्स आते हैं वो भी हमारे किस में माने गए हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में माने गए। इसके अलावा एक डी आर्सेनवल मूवमेंट था, डी आर्सेनवल मूवमेंट था। तो आर्सेनवल मूवमेंट में क्या होता था कि एक स्प्रिंग लगी रहती थी, तो जब भी हम उस स्प्रिंग की बात करते हैं तो इरेगुलर अगर स्प्रिंग टेंशन है तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट एरर आ सकता है। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो टेंशन है वो रिड्यूस होता है, तो उसकी वजह से इम्प्रॉपर जब हैंडलिंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओवरलोड भी कर जाता है। तो ओवरलोडिंग द इंस्ट्रूमेंट, इसकी वजह से भी हमारा क्या आ सकता है, ओवरलोडिंग द इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई ओवरलोडिंग है तो उसकी वजह से भी हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। एक इसी में एक जीरो एरर और आता था। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, जब भी हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर्स न्यू आया और हमने देखा कि जो मेन स्केल रीडिंग है उसकी मेन स्केल रीडिंग MSR और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है अगर वो एक सीध में नहीं आती है, यानी उनकी जो लाइन है स्केल की जो रीडिंग होती है जब वो एक सीध में नहीं होती है तो उसमें कोई ना कोई एरर होता है। उस एरर को हम क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। और इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर जीरो से ऊपर आ रही है तो हम उसमें माइनस कर देते हैं, जीरो से नीचे आ रही है तो उसमें प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स में जब भी जीरो एरर आता है तो उसको दूर करने के लिए हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, जिससे हमारा जीरो एरर दूर हो जाता है। कब, जब हमारी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर कैलिपर्स की स्केल की रीडिंग जो है वो एक सीध में नहीं आती है। तो उसको दूर करने के लिए हम जीरो एरर उसके कारण अगर वो सीध में नहीं है तो वो जीरो एरर है, और जीरो एरर को दूर करने के लिए हम पॉजिटिव ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसी वैल्यू को, तो वहां से हमारा जीरो एरर रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एरर। नेक्स्ट एरर है हमारा क्या, इन्वायरमेंटल एरर। ये जो इन्वायरमेंटल एरर है ये किसकी वजह से आता है, जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से हमारा क्या आएगा, इन्वायरमेंटल एरर आएगा। एक्सटर्नल जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से हमारा क्या आता है, इन्वायरमेंटल एरर आता है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, एयर, इस टाइप के जितने भी हैं, ठीक। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें जो जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई होती है, ह्यूमिडिटी वगैरह, तो ये सब किसकी वजह से होते हैं, इन्वायरमेंटल की वजह से होते हैं। उनमें जब इस तरह के जितने भी चेंजेज आते हैं, अगर वैल्यू में चेंजेज आ रहे हैं तो वो किसकी वजह से आएंगे, इन्वायरमेंटल एरर की वजह से आएंगे, ठीक है। जितना भी सराउंडिंग में कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया दे रखा है तो वो एरिया डिपेंड किस पे करता है, एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। कहीं उसमें एयर तो नहीं आ रही, एयर की वजह से क्या होता है, कभी कभार जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी जो वैल्यू है या रीडिंग है वो ज्यादा आ जाती है, कम आ जाती है। तो इस टाइप के एरर किसकी वजह से आते हैं, इन्वायरमेंटल एरर की वजह से आते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस इन्वायरमेंटल एरर को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या मेजरमेंट कर रहे होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वहां से वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल कंडीशन है
उसको कैसे भी मिनिमाइज कर दिया जाए, ठीक है, या जो वैल्यू जो एक्सटर्नल कंडीशन है उन्हें हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि वो हमारी कंट्रोल में रहे, ठीक, या फिर मिनिमाइज हो, तभी हम इस एरर को दूर कर सकते हैं, इस टाइप के एरर को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, इन्वायरमेंटल एरर, और ये क्या था, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब बात करते हैं एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ठीक है, या फिर प्रोसीजर। अब ये जो एरर आते हैं ये कैसे आते हैं, जब भी हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटअप अरेंजमेंट करते हैं, अगर उसको सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, उसके सेटअप में कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से भी आते हैं। जैसे इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होते हैं उनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो ये अगर हम उस लिमिटेशन से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तब भी इस टाइप के एरर हमारे पास आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर थर्मोमीटर होता है। अब थर्मोमीटर हमने देखा हुआ है, जब हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसे बगल से लगा लेते हैं, और जब बगल से लगाते हैं, जब भी हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं, तो उस पर्सन का जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर में हमेशा उसकी बॉडी के टेम्परेचर से कम ही शो करेगा। क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा थर्मोमीटर का उस पर्सन की बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे हमेशा कम टेम्परेचर ही शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा अरेंजमेंट था या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था वो पूरी तरह इम्प्रॉपर था। कैसा था, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें एरर्स आई, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी एरर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से। सम एरर ड्यू टू अरेंजमेंट, इसमें लिख सकते हैं सम एरर ड्यू टू अरेंजमेंट और सेटअप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनकी वजह से इस टाइप के एरर्स आ सकते हैं। या ये बोल सकते हैं जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशन का हम ध्यान नहीं रखते और एक्सपेरिमेंट को अरेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर आते हैं वो कौन से एरर होते हैं, हमारे इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से जो एरर्स आते हैं वो वाले होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर्स, ये ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होते हैं, अगर बात करें हम कि ऑब्जर्वेशनल एरर्स क्या होते हैं। जब भी हम ऑब्जर्वेशनल एरर की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जर्वर द्वारा जो एरर इंट्रोड्यूस होता है, किसी भी ऑब्जर्वर द्वारा कोई भी एरर आएगा तो वो कैसा होगा, हमारा पर्सनल या ऑब्जर्वेशनल एरर होगा। ये एरर क्यों आता है कि मान के चलो हम जो भी एपरेटस होते हैं उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ अ प्रॉपर सेटिंग्स ऑफ एपरेटस की वजह से हो सकता है। पहला किसकी वजह से, लैक ऑफ प्रॉपर एपरेटस सेटिंग, ठीक है। जो भी हमारे एपरेटस की सेटिंग होती है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से हमारा पर्सनल एरर आता है या फिर ऑब्जर्वेशनल एरर्स आएगा। इसके अलावा जो ये एरर है इंडिविजुअल बाइस की वजह से भी आता है। इंडिविजुअल बाइस यानी एक ही पर्सन कर रहा होता है तो हो सकता है मे बी उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। इसके अलावा ये एरर अराइज ड्यू टू ऑब्जर्वर के द्वारा भी अराइज होता है। कभी कभार वो क्या करते हैं, रीडिंग लेने में मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभार क्या होता है रीडिंग लेने में भी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मान लो हम पैडलैक
हम क्या कर रहे हैं, जब रीडिंग ले रहे होते हैं किसी भी मीटर स्केल पे, कोई लेफ्ट में खड़ा है, कोई राइट में खड़ा है और कोई सेंटर वाला तो मीटर स्केल द्वारा एग्जैक्ट रीडिंग लेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट वाले द्वारा जो भी रीडिंग ली जाएगी उसमें कहीं ना कोई एरर जरूर ऑब्टेन होगा। तो मीटर स्केल पे जब हम कोई भी रीडिंग ले रहे होते हैं, अगर कोई पर्सन लेफ्ट में है या राइट में है तो उसकी वजह से भी हमारे एरर्स आ सकता है। तो इस टाइप के एरर्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशनल एरर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रैंडम एरर्स की। अब रैंडम एरर की बात करेंगे तो ये जो एरर होते हैं इरेगुलर होते हैं, सर्टेन होते हैं, अचानक होते हैं, काफी तेजी से होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हैं उसकी वजह से ये एरर्स होते हैं, क्योंकि रैंडमली एरर हमेशा सडनली होते हैं। कैसे होते हैं, सडनली होते हैं। इस प्रकार के एरर्स में जब हम मेजरमेंट करने वाले पर्सन और एक्सपेरिमेंट पे भी ये रैंडम एरर डिपेंड करता है। ये क्या करेगा, जो रैंडम एरर है वो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है या जो पर्सन है जब वो मेजरमेंट कर रहा होगा तो उस पर भी डिपेंड करते हैं। और ये जितने भी एरर्स हैं ये सडनली आते हैं हमारे एरर्स, ठीक है। यदि एक्सपेरिमेंट की संख्या n टाइम्स कर दी जाए तो रैंडम एरर उतना ही कम हो जाएगा। मान के चलो हम जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, n टाइम्स इंक्रीज कर दिए जाए, हमारी जो वैल्यू लेंगे जब भी हम एक्सपेरिमेंट है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर हम इंक्रीज कर दें, जब भी हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से जो रैंडम एरर्स हैं वो क्या होंगे, 1/n टाइम्स कम हो जाएंगे, n टाइम्स क्या होंगे, लेस हो जाएंगे। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, मोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, n टाइम्स अगर एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाते हो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस केस में जो रैंडम एरर है वो क्या हो जाएगा, 1/n टाइम्स लेस हो जाते हैं। तो ये जो एरर है वो अकर किसके कारण होते हैं, किसके कारण आते हैं, इरेगुलरली। ये इरेगुलरली होते हैं क्योंकि ये रैंडमली होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो दीज एरर्स अकर ड्यू टू, दीज एरर्स अकर्स ड्यू टू irregularly and at random magnitude and random in magnitude and direction। अचानक जितने भी होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ये हमारे क्या है, रैंडम एरर्स हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उसकी वजह से जो रैंडम एरर है वो उतने ही कम होते जाएंगे। तो ये था हमारा एरर के टाइप्स थे, जितने टाइप्स के हम एरर यूज करते थे तो हमने एरर देखे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक और एरर आता है कि लीस्ट काउंट एरर जो है, लीस्ट काउंट एरर्स की बात करते हैं। तो लीस्ट काउंट जो एरर होते हैं वो हमारे रैंडम एरर्स भी होते हैं और सिस्टमेटिक एरर्स में भी हमारा लीस्ट काउंट एरर हम यूज करते हैं। और इससे पहले हमने लीस्ट काउंट देख ही लिया जब जीरो एरर की बात कर रहे थे। तो जब हम मेन स्केल की जो रीडिंग लेते हैं, जितनी भी स्मॉल डिविजन्स होते हैं, जितने भी हमारे मेन स्केल रीडिंग पे जितने भी स्मॉल डिविजन्स होंगे, जब हम उनको मेजर करते हैं तो वो हमारा लीस्ट काउंट होता है। और हमने जब देखा मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर कैलिपर्स स्केल की रीडिंग जब एक साथ नहीं आती तो वो एरर हमारा जीरो एरर कहलाया था। तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम वैल्यू वगैरह ले रहे होते हैं। तो इस टाइप के जितने भी एरर्स आते हैं वो लीस्ट काउंट एरर होते हैं। और लीस्ट काउंट एरर रैंडम और सिस्टमेटिक दोनों टाइप्स के एरर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये पढ़ा, उसके बाद एरर्स क्या होते हैं ये पढ़े, टाइप्स ऑफ एरर पढ़े, 3 टाइप्स के होते थे, ग्रॉस, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। उसके बाद हमने ग्रॉस एरर के बारे में बताया, ह्यूमन मिस्टेक के कारण जो एरर्स होते हैं या जो रॉन्ग डेटा को रिटर्न कर लेते हैं या जो भी डाटा है उसको इंस्ट्रूमेंट द्वारा जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो रॉन्ग
इंस्ट्रूमेंट द्वारा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो ग्रॉस एरर होते थे। फिर हमने सिस्टमेटिक एरर की बात करें, इस टाइप के एरर जो अराइज होते हैं वो वन डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक्सटर्नल कॉजेज के कारण भी होते हैं। फिर सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप्स के बताए हमने, किस किस के कारण हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। फर्स्ट इज हमारा था इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकते हैं, ओवरलोडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तब हो सकते हैं, फ्रिक्शन, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जीरो एरर, इनके बारे में बताया। उसके बाद हमने बात की इन्वायरमेंटल एरर की, तो इन्वायरमेंटल जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं हमारी, उसके कारण जो एरर होते हैं वो इन्वायरमेंटल एरर होते हैं। उसके बाद हमने बात की एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो हम सेटअप वगैरह होते हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं, उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से आते हैं। जैसे थर्मोमीटर को अगर हम अपने बगल में यूज करते हैं तो जो टेम्परेचर है, मेन टेम्परेचर और बॉडी का, ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर है, दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं देता है वो। ऐसे ऑब्जर्वेशनल एरर जो है हमारा पर्सनल एरर होता है, जब भी किसी भी एपरेटस की सेटिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई लैकिंग की वजह से हमारा एरर्स आते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर द्वारा कोई एरर अगर अराइज किया जाता है तो वो हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर था। और लास्ट में हमने रैंडम एरर्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं।